Hello, dear students, and welcome back to the e-content lecture series of mathematics on the topic bases and dimensions. Today, we will discuss the definition of finite dimensional vector space. In previous videos, we have already discussed the definition of basis of a vector space, and we have also explained some examples based on the basis of a vector space. आज हम देखेंगे किसी वेक्टर स्पेस को फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कब बोला जाता है। सपोज आपके पास कोई वेक्टर स्पेस V ओवर अ फील्ड F गिवन में है। सो वो स्पेस कभी फाइनाइट डायमेंशनल है या नहीं उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उस स्पेस में एक फाइनाइट सबसेट को ढूंढेंगे। बहुत सारे फाइनाइट सबसेट्स मिलेंगे आपको स्पेस में, बट आपको एक ऐसा फाइनाइट सबसेट ढूंढना है जो होल स्पेस को जनरेट कर दे, जो होल स्पेस को स्पैन कर दे। कोई भी फाइनाइट सबसेट अगर आपको मिल जाता है जिसकी हेल्प से होल स्पेस आपकी गिवन वाली जनरेट हो जाती है, या फिर आप कहते हो कि वो फाइनाइट सबसेट होल स्पेस को स्पैन कर रहा है, देन उस सिचुएशन में आप गिवन स्पेस को क्या बोलोगे? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। और अगर किसी केस में कोई वेक्टर स्पेस है V ओवर अ फील्ड F, फाइनाइट सबसेट्स मिल रहे हैं, बट कोई भी ऐसा फाइनाइट सबसेट नहीं मिल रहा है जिसकी हेल्प से होल स्पेस को जनरेट कर पाए, देन उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो गिवन वेक्टर स्पेस थी वो इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस थी। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में क्या रहेगा कि कोई एक फाइनाइट सबसेट ढूंढना पड़ेगा होल स्पेस में, जो कि फाइनाइट सबसेट का आप लीनियर स्पैन फाइंड करें तो वो होल स्पेस के बराबर हो जाए, क्योंकि ये डेफिनेशन जनरेटर की ही रहती है। जैसे कि आप कहते हो कि कोई भी सबसेट होल स्पेस को जनरेट कब करता है, जब स्पेस के किसी भी मेंबर को आप उस सबसेट के मेंबर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिख सकें। जैसे कि अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, उस पे मैंने यही शो किया है कि कोई भी वेक्टर स्पेस V ली है ओवर अ फील्ड F, उसे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बोलो या फिर फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस बोलेंगे। अगर हमारे पास कोई फाइनाइट सबसेट से S उसे नाम दिया कि एक फाइनाइट सबसेट S मिल गया है स्पेस में, जब उस फाइनाइट सबसेट का हमने लीनियर स्पैन फाइंड किया तो वो होल स्पेस के बराबर आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम उस गिवन स्पेस को क्या बोल देंगे? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। दोनों तरफ से रिजल्ट होल्ड करता है। अगर स्पेस की डायमेंशन फाइनाइट है तो डेफिनेटली वहां पे एक फाइनाइट सबसेट मिलेगा जो होल स्पेस को जनरेट करेगा। और इन केस अगर आपके पास कोई ऐसी स्पेस हो वहां पे कोई फाइनाइट सबसेट्स मिल रहा हो जिसकी हेल्प से होल स्पेस को जनरेट कर पाए, या फिर आप कह सकें कि उस सबसेट का लीनियर स्पैन होल स्पेस के बराबर आ रहा है, देन उस सिचुएशन में स्पेस की डायमेंशन जो है वो फाइनाइट रहती है। और अगर ऐसी कंडीशन मिलना पॉसिबल ना हो कि कोई ऐसा सबसेट नहीं मिल पा रहा है जो कि पूरी स्पेस को जनरेट कर रहा हो, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? स्पेस की डायमेंशन कैसी है? इनफाइनाइट। हमें अपने इस यूनिट में जो भी थ्योरम्स करनी है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के बेसिस पे ही करनी है, क्योंकि अगर आप इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को लेके थ्योरम्स को प्रूव करोगे, सो वो उस केस में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसिस अगर गिवन हो और उस पर आपको बेसिस ढूंढना हो या उस पर बेस्ड कुछ भी थ्योरम प्रूव करनी हो, तो आप देखेंगे कि इस यूनिट में जो आपका सेकेंड यूनिट है बेसिस एंड डायमेंशन, हम जितनी भी थ्योरम्स प्रूव करेंगे उसमें अपनी स्पेस को लेट करके चलेंगे कि वो स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। नाउ हम अभी एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। हमने सेम एग्जांपल अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की थी, बट उस केस में हमने उस सबसेट को, स्पेस के सबसेट को चेक किया था कि वो बेसिस बनाता है या नहीं। तो बेसिस बनाने के लिए हमने उसमें देखा था कि V3R स्पेस थी और उसका जो सबसेट लिया था उसमें ट्रिपलेट टाइप के वेक्टर्स लिए थे, बट 3 से ज्यादा लिए थे, डेट इज 4 लिए थे शायद उस केस में हमने। ठीक है, स्पेस थी V3R और उसके सबसेट में हमें 4 एलिमेंट्स गिवन थे। तो उस केस में देखना था कि वो जो सबसेट है V3R का जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, क्या वो बेसिस बना पा रहा है?
तो हमने देखा था वो बेसिस नहीं बना पाया था, उसका रीज़न क्या था कि वो सबसेट लीनियरली डिपेंडेंट बन गया था। तो हमने एक नोट में लिखा था प्रीवियस वीडियो में कि अगर कोई भी स्पेस Vn गिवन में है आपको, Vnr बोल लो चाहे आप उसे, उस केस में अगर आपको कोई सबसेट दिया जाता है और उसमें सबसेट में n से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, तो वो सबसेट हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट रहता है। और अगर लीनियरली डिपेंडेंट रहा तो डेफिनिटली वो कभी भी बेसिस नहीं बन पाएगा, क्योंकि बेसिस की डेफिनेशन में आपको 2 कंडीशंस को प्रूव करना होता है कि वो सबसेट बेसिस कब बनाता है, जब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और वो होल स्पेस को जनरेट कर पाए। सो हम अगर कह देंगे कि वो सबसे डिपेंडेंट है तो डेफिनेटली वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएगा, और अगर इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो वो बेसिस कभी नहीं बन पाता है। एक एक तो रिमार्क लिखा था हमने डेफिनेशन के बाद, जिसमें हमने देखा था कि अगर जीरो की इन्वॉल्वमेंट रही, तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि अगर जीरो की इन्वॉल्वमेंट सबसेट में रहती है तो डेफिनेटली वो सबसेट को डिपेंडेंट बनाती है। उस केस में भी वो बेसिस नहीं बन पाता। और सेकंड पॉइंट ये था कि अगर सबसेट में गिवन स्पेस में वीएनआर स्पेस दी है और एलिमेंट एन से ज्यादा दिए जाते हैं, तो भी उस केस में वो बेसिस नहीं बन पाता। इतना क्यों मैंने डिस्कस किया, क्योंकि ये जो अभी एग्जांपल लेने जा रहे हैं उसमें भी वही सेम एग्जांपल को ही डिस्कस करना है, बट हमें उसको बेसिस नहीं चेक करना है। हमें देखना है कि हमारे पास स्पेस थी सेम V3R। अगर आप एग्जांपल को देखें, स्पेस V3R ही है, उसका सबसेट जो लिया उसमें 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स लिए हैं। आप देख सकते हो 1 0 0 एक एलिमेंट हो गया, 1 1 0 सेकंड एलिमेंट हो गया, 1 2 3 एंड लास्ट में हमने 0 1 0। कहने का मतलब है कि एक सबसेट है जिसमें हमने 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स, दैट इज़ 4 एलिमेंट्स को कंसीडर किया है। अब हम इस केस में चेक कर चुके हैं कि ये बेसिस नहीं बनाता है। आज की हमारी डेफिनेशन अलग है। हमने देखना है कि ये जो V3R स्पेस है, ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है या नहीं। हमारी आज की डेफिनेशन थी, क्या V3R स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, उसे चेक करना है। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को चेक करने के लिए उसका कोई सबसेट ढूंढना था। ये तो हमें क्लियर है कि B1 जो है वो V3R का सबसेट है। क्यों सबसेट है? क्योंकि B1 का हर मेंबर V3R से ही लिया जा रहा है। V3R के एक्चुअल में मेंबर्स किस टाइप के होंगे? ट्रिपलेट टाइप्स के, ठीक है? और उसकी इंडिविजुअल एंट्रीज जो है वो रियल नंबर होनी चाहिए। आप देख सक रहे हो कि B1 का हर मेंबर मैंने जो है ट्रिपलेट टाइप का ही कंसीडर किया है। उसकी इंडिविजुअल एंट्रीज को देखो तो वो रियल नंबर ही है। आप देख सकते हो कहीं पे भी आइटा यूज नहीं किया है। सो B1 ऑब्वियसली सबसेट है किसका? V3R का। सो V3R एक स्पेस थी, उसमें एक सबसेट तो मिल गया जो कि फाइनाइट सबसेट है, ठीक है? क्योंकि 4 एलिमेंट्स ही लिए हैं मैंने, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें, तो वो सेट जो है फाइनाइट है। अब हम देखेंगे ये जो फाइनाइट सबसेट था क्या स्पेस को जनरेट कर पा रहा है? अगर स्पेस में कोई एक फाइनाइट सबसेट मिल जाए जो होल स्पेस को जनरेट कर दे, तो उस केस में आप क्या कह दोगे? V3R वाली स्पेस कैसी थी? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस थी। तो इसको चेक करना है कि B1 जो है V3R को जनरेट कर पा रहा है या नहीं। तो उस केस में हमने देखा, जनरेट के लिए हम क्या करते हैं कि इस B1 का लीनियर स्पैन फाइंड करेंगे, तो वो किसके बराबर चेक करेंगे, V3R के बराबर आता है या नहीं, ठीक है? LB1 को हमने चेक करना है V3R के बराबर। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी दोनों वीडियोस में डिस्कस किया है, जब भी इन 2 सेट्स को इक्वल बताना है, क्योंकि ये दोनों सेट्स हैं, LB1 भी एक सेट होता है, लीनियर स्पैन भी एक सेट होता है और वेक्टर स्पेस भी एक पहले सेट होता है। तो 2 सेट्स को इक्वल बताने के लिए दोनों को एक-दूसरे का सबसेट शो करना पड़ता है। जिसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका ऑब्वियस रहता है, और वो फर्स्ट पार्ट क्या है कि लीनियर स्पैन जब आप फाइंड करते हो तो डेफिनेटली वो स्पेस का सबसेट बनता है। कैसे बनता है फिर से मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि B1 जो है वो किसका सबसेट लिया? पहले पॉइंट में ही मैंने क्लियर किया था, B1 सबसेट है किसका? V3R का। अगर B1 सबसेट है V3R का, तो B1 के मेंबर्स के जो कॉम्बिनेशन रहेंगे, B1 के मेंबर्स के कॉम्बिनेशन B1 में कब आते? अगर B1 भी वेक्टर स्पेस होता। अब B1 तो वेक्टर स्पेस नहीं है, B1 एक सिंपली सेट है, तो B1 के मेंबर्स जो हैं उनके कॉम्बिनेशन जो हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे? V3R में। क्यों? क्योंकि B1 का हर मेंबर कहाँ पे था? V3R में।
सो B1 के मेंबर्स के कॉम्बिनेशन भी कहाँ पे आ जाएंगे, V3R में। क्यों आएंगे V3R में? क्योंकि वो होल स्पेस है, उसी में एक सेट लिया है, उस सेट के ही मेंबर्स के कॉम्बिनेशन जो हैं उस सेट में नहीं आ पा रहे हैं, बट डेफिनेटली होल स्पेस में आएंगे, क्योंकि स्पेस के पास प्रॉपर्टी रहती है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सो वो क्लोजर प्रॉपर्टीज से कि वो एडिशन में भी होल्ड कर जाएगा और स्केलर मल्टीप्लीकेशन में भी। सो उस केस में हमारे पास क्या आता है कि उनके जो कॉम्बिनेशन वाली एंट्री बनती है, लीनियर कॉम्बिनेशन वाला मेंबर बनता है, वो भी किसका बन जाता है, स्पेस V3R का। सो हमने देखा अगर B1 का हर मेंबर V3R में है, तो उस B1 के मेंबर्स के जो कॉम्बिनेशन है वो भी किसमें रहते हैं, V3R में। बट B1 के मेंबर्स का कॉम्बिनेशन जो मैं बात कर रही हूँ, वो किसका मेंबर है, LB1 का। सो LB1 का एक आर्बिट्रेरी मेंबर V3R में आ गया। आर्बिट्रेरी आ गया तो आप कह सकते हो B1 के मेंबर्स के कॉम्बिनेशन जो हैं वो V3R के ही मेंबर्स बन रहे हैं। दैट इज LB1 जो है ऑब्वियसली V3R का सबसेट है। वो हर केस में आपका जो ये पार्ट है ऑब्वियस रहेगा, हर थ्योरम में हमें ये शो करना है। अभी एक दो थ्योरम्स में मैं बोल दूंगी, फिर आगे की थ्योरम्स में आपने उसको ध्यान में रख लेना है। अब नेक्स्ट हम शो करेंगे जो मेन पार्ट रहता है, मेजर पार्ट रहता है, वो ये है, क्योंकि इस एग्जाम्पल में हमें जस्ट ये बताना था कि ये सबसेट B1 V3R को जनरेट कर रहा है, और साथ ही में हम देख रहे हैं कि ये फाइनाइट सबसेट है। और अगर हम शो कर देंगे कि ये फाइनाइट सबसेट होल स्पेस को जनरेट कर रहा है, तो हम कह पाएंगे कि जो स्पेस की डायमेंशन थी फाइनाइट थी, क्योंकि B1 की डायमेंशन फाइनाइट थी और वो स्पेस को जनरेट कर रहा था। सो उस केस में हमें शो करना था V3R सबसेट है LB1 का। डेट इज हमें बताना था कि V3R का हर मेंबर कहाँ से आ रहा है, LB1 में। तो हर मेंबर को तो हम नहीं शो कर पाएंगे, क्योंकि स्पेस का हमें मालूम नहीं है कितनी एंट्रीज हैं, इनफाइनाइट एंट्रीज। सो हमने एक आर्बिट्रेरी मेंबर ले लिया V3R का। उसे लेने से पहले ये ध्यान में रखना, जैसे मैं स्क्रीन पे आपको बता रही हूँ, कि V3R की जो एंट्री है वो ट्रिपलेट टाइप की रखनी है, जिसमें से इंडिविजुअल एंट्रीज कहाँ से लोगे, फील्ड में से। और इसकी इसमें फील्ड क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ट्रिपलेट टाइप की एंट्री ली V3R की, और इंडिविजुअल एंट्रीज अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो अल्फा 1 अल्फा 2 कामा अल्फा 3। वो एक ये जो है रियल नंबर्स के सेट से लिए जा रहे हैं। नाउ हमने देखा V3R का मेंबर लिया और उसे हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से बनाई। क्या हम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 को ऐसे लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करो तो इसका रिजल्ट इसी के बराबर आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद अगर हमने इसकी एंट्रीज को सॉल्व किया, तो हमने देख लिया कि पहले हमने देखा कि इसका चेक करना था कि इसे B1 के मेंबर्स की कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। तो हमने उसको लिख दिया। ठीक है, दो दो तरीके होते हैं, या तो चेक करना होता है या लिख के बता देना होता है, रिप्रेजेंट कर देना होता है। और फिर अगर स्केलर्स की वैल्यू फाइंड कर पाए, जैसे अभी आपने देखा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यूज से उसने क्या किया, कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया, C A and B को। ठीक है, हमारा काम क्या रहता है, वो जो आपने खुद से बोला कि हमारे पास बी का या जो भी सबसेट दिया है उसका मेंबर आपने एक्चुअल में क्या किया था, V3R का मेंबर लिया था। ठीक है, V3R का मेंबर लेके उसे सेट के मेंबर्स की कॉम्बिनेशन की हेल्प से खुद से ही लिख दिया। ये तो चेक करना था, बट अब चेक करना था और लिख दिया, तो अब आप किस तरीके से प्रूव कर पाओगे? अगर आप देखो कि इसको लिख रहे हैं, तो लास्ट में आप इनकी जो कांस्टेंट खुद ले रहे हो ना, वो कांस्टेंट क्या ले रहे हो इस केस में, A B C D। अगर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर पाओगे तो आप बोलोगे जो हमने ऊपर रिप्रेजेंटेशन ली थी वो पॉसिबल है। अगर आप क्या करो कि रिप्रेजेंट कर दो और स्केलर्स की वैल्यू को लास्ट में आके फाइंड ना कर पाओ, तो आप बोलोगे जो हमने ऊपर लिखा था वही गलत है। बट इस केस में आप देख पा रहे हैं, जैसे ही हमने इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिख दिया जो कि चेक करना था, तो हमने देखा वहां पे हमने कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर लिया। जब अगर कांस्टेंट्स की वैल्यू मिल गई आपको, इसका मतलब जो रिप्रेजेंटेशन थी वो पॉसिबल थी, और पॉसिबल थी। सो हमने देखा कि V3R का मेंबर बी के मेंबर्स, बी बोलो या B1 सेट बोलो, हमने यहाँ पे B1 सेट लिया है, तो देखा हमने B1 के मेंबर्स की कॉम्बिनेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया। सो V3R का हर मेंबर LB1 में आ जाएगा। डेट इज V3R जो है वो LB1 का सबसेट बन जाएगा। दोनों एक दूसरे के सबसेट बन गए, डेट इज दोनों सेट्स इक्वल हो गए। सो हमने देखा कि B1 एक फाइनाइट सबसेट है V3R का, जो कि होल स्पेस को जनरेट कर रहा है। इसका कंक्लूजन क्या रहेगा कि जो हमारी स्पेस थी गिवन वाली, वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है।
अगर कुछ ऐसा हो जाता कि हमारी रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं हो पाती, तो हम कहते फाइनाइट सबसेट तो मिल गया, बट स्पेस को जनरेट नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमारी जो स्पेस की डायमेंशन है वो इनफाइनाइट है। हमने बट प्रूव कर दिया कि V3R स्पेस जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। सो हेंस द रिजल्ट। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस पे बेस्ड थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।